पापा मेरे अकाउंट में भेज दो मुझे। हाँ 50,000 डाल दो। क्या पापा आप कितने सवाल करते हो? मुझे अपनी फ्रेंड्स को पार्टी देनी है इसलिए बोल रही हूँ, नहीं तो मैं आपको नहीं कहती। क्या रहने दो, मत दो। सोनिया बेटा, मैं मना नहीं कर रहा, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी सास और शांतनु क्या कहेंगे कि मैं तुम्हें खर्च के लिए पैसे देता रहता हूँ? अब तुम शादीशुदा हो बेटी, इस तरह से। पापा मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ, आप दे रहे हो या नहीं? एक तो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मैं इतनी बड़ी लाइफ की गलती कर चुकी हूँ शांतनु से शादी करके। ना मैं उससे लव मैरिज करती और ना मुझे इस तरह इस गरीब घर में रहना पड़ता। सोनिया ऐसे नहीं बोलते। ठीक है मैं भेज रहा हूँ, पर इस तरह से रोजाना खर्च करना अच्छी बात नहीं है। सोनिया एक अमीर घर की लड़की थी। वो बहुत ही खर्चीली आदत वाली थी, पर उसने शादी शांतनु से की जो कि बहुत ही साधारण नौकरी वाला लड़का था। शादी के बाद सोनिया को अपनी वही आदतें भारी पड़ने लगी। वो अपनी सहेलियों के सामने झूठ बोलती थी कि उसका पति एक बड़ा बिजनेसमैन है। ये बात किसी को भी नहीं पता थी। बहू कहाँ जा रही हो? शांतनु आने वाला होगा। मेरी किटी पार्टी है माँ जी, और हाँ मैं खाना खाकर आऊंगी, आप शांतनु को बोल देना। पर बहू, सोनिया की सास उसे रोकती है, पर सोनिया टैक्सी में बैठकर चली गई। जब शांतनु आया तो इसे इस बात का पता चला। उसने सोनिया को फोन किया, पर सोनिया ने फोन नहीं उठाया। जब सोनिया घर आई तो उस समय शांतनु चुप रहा। पर अगली सुबह, सोनिया तुमने आज फिर अपने पापा से पैसे लिए थे और सहेलियों को इतने महंगे होटल में पार्टी दी? अच्छा तो तुम्हें पापा ने बता दिया? मैं भी पापा से पूछती हूँ। नहीं, पापा ने नहीं बताया। ये एटीएम की स्लिप और बैंक का टोटल बिल स्लिप है। तुमने रात को यहाँ बेड पर छोड़ दी थी। सोनिया तुम अपने फ्रेंड्स के सामने क्यों झूठ बोलती हो कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ? मैं नौकरी करने वाला इंसान हूँ यार। तुम्हें मेरे बारे में सच बताते हुए शर्म क्यों आती है? शर्म क्यों ना आए? और झूठ ना बोलूं तो और क्या करूं? क्या ये सच बोल दूं कि मेरा पति किसी का नौकर है? पता नहीं कहाँ नौकरी करता है, मुझे खुद नहीं पता। अब मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे नाश्ता करना है। शांतनु बेटा क्यों आपस में लड़ रहे हो? बस भी करो। घर में गृह कलेश अच्छे नहीं होते, इससे लक्ष्मी का अपमान होता है। पहले ही आपके घर में कौन सा लक्ष्मी है जो अपमान होगा? वो तो मैं हूं जो पापा के घर से पैसे लेकर अपनी इज्जत बनाकर रखे हुए हूं, वरना। सोनिया थोड़ा तो लिहाज करो। शांतनु नहीं बेटा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शांतनु को सोनिया का हर समय फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना और फिजूल खर्ची करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और वो भी बार बार अपने पापा को फोन करके पैसे मांगना। एक दिन सोनिया अपनी फ्रेंड्स के साथ एक होटल में गई। सारी फ्रेंड्स आपस में गप्पे मार रही थी। तुम्हें पता है ये शहर का नया सबसे बढ़िया होटल खुला है, देखो इसका लुक कितना अच्छा है। इस शहर में ऐसा एक भी होटल नहीं है। मैं इसीलिए अपनी बर्थडे की पार्टी यहाँ करने के लिए तुम सबको लेकर आई हूँ। होटल तो बहुत अच्छा लग रहा है, डेकोरेशन फर्नीचर बहुत ही बढ़िया लगाए हैं। सच में यार काफी पैसा लगा होगा इस होटल को बनाने में। सोनिया भी इधर उधर देखकर होटल की तारीफ कर ही रही थी कि तभी उसकी सहेली बोली, सोनिया ये सामने तुम्हारे हस्बैंड है ना? ये तो यहाँ के मैनेजर लग रहे हैं। तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे हस्बैंड का बहुत बड़ा बिजनेस है, पर ये तो यहाँ मैनेजर की नौकरी करते हैं। हाँ वो मैंने बोला तो था, पर अच्छा तो तू हम सबसे छुपा रही थी कि तेरे हस्बैंड कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है बल्कि एक होटल में नौकरी करते हैं, वो यहाँ पर नौकर है। अरे ऐसा भी क्या झूठ बोलना, जो सच है वो बोलती ना। हमारे सामने इतनी पैसे वाली बनने का नाटक क्यों कर रही थी? अरे इसका पति तो नौकर है, आज पता चला। इसे तो हमारे साथ बैठना भी नहीं चाहिए, ये तो छोटे घर की बहू है। अब तो तुम्हें हम यहाँ बुलाएंगे भी नहीं। तुम तो झूठ बोलती हो कि बड़े बिजनेसमैन के घर तुम ब्याही हो। अरे बिजनेसमैन और पैसे वाले तो तुम्हारे अपने मायके वाले हैं, तुम्हारे ससुराल वाले तो लगता है कि 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं खाते होंगे। सोनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लग रहा था कि आज उसका झूठ पकड़ा गया कि उसका पति इस होटल में नौकर है और वो यहाँ मैनेजर की नौकरी करता है। तभी वहां शांतनु आ जाता है। एक्सक्यूज मी, आपको मेरी वाइफ से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। बेहतर यही होगा कि अपना बिल पे कीजिए और यहाँ से चले जाइए प्लीज। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? तुम यहाँ पर मामूली से मैनेजर हो, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे सचमुच यहाँ के मालिक हो, और ये होटल तुम्हारा है। मैं अभी इस होटल के मालिक को फोन मिलाती हूँ। वेटर इधर आओ। जी मैम, आपने बुलाया? मुझे यहाँ के मालिक का नंबर दो। कौन है तुम्हारे होटल का मालिक? मुझे उससे अभी बात करनी है। तुम्हें तो मैं नौकरी से निकलवा कर रहूंगी, देखना। तुम लाओ वेटर, मुझे नंबर दो, या मुझे बताओ तुम्हारे मालिक कहाँ हैं, मैं खुद उनसे बात करूंगी। मैम शांतनु सर ही यहाँ के मालिक हैं, ये होटल इन्हीं का है। वेटर की बातें सुनकर सब चौंक जाते हैं। सोनिया भी हैरान रह जाती है। तभी सोनिया के पापा आ जाते हैं। सॉरी पापा, अब मैं सोनिया से और नहीं छुपा सकता। सोनिया सच जान चुकी है। शांतनु बेटा, अब छुपाने की कोई वजह भी नहीं है। सोनिया को आज नहीं तो कल
ये सच पता चलना ही था। कैसा सच पापा? मैं कुछ समझी नहीं। सोनिया, शांतनु एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये सच है। मैंने ही शांतनु को इस तरह से रहने के लिए सिर्फ कुछ दिनों के लिए बोला था, ताकि तुम अपनी इन सहेलियों की सच्चाई पहचान सको, जिनके साथ रहकर तुम सब कुछ भूलती जा रही हो। आज देखो, यही सहेलियां तुम्हें छोड़कर जा रही थीं, तुम्हारी इंसल्ट कर रही थीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा पति एक बिजनेसमैन नहीं, साधारण नौकर का बेटा है। इसीलिए मैं कहता हूं, सही गलत की परख करना सीखो बेटी। व्यक्ति अपने आचरण से अमीर होता है। ऐसी सहेलियों के साथ रहकर तुम अपना आचरण खराब कर रही हो। सोनिया की सहेलियां सचमुच बहुत शर्मिंदा हो रही थीं। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं। सोनिया, सॉरी, मैंने तुमसे सच छुपाया। आई एम सॉरी पापा। शांतनु, मुझे माफ कर दो। मैंने सचमुच तुम्हारे और माँ जी के साथ सिर्फ इन सहेलियों के पीछे कितना गलत व्यवहार किया। अब मैं इनके साथ कभी नहीं रहूंगी, मैं इनसे दूर हो जाऊंगी। मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। उस दिन से सोनिया ने अपनी फालतू की सहेलियों के साथ घूमना बंद कर दिया और पैसे की अहमियत को, रिश्तों की अहमियत को समझना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया कि जो दोस्ती और रिश्ते पैसों से जुड़े होते हैं उनकी नींव कच्ची होती है, और जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं उनकी नींव हमें। विष्णु, मेरे पास आओ बेटा। जी बाबूजी, मैं यहीं पर हूं, आपके पास। एक दिन तो सबको जाना है, मेरा भी वक्त आ गया है। लक्ष्मी, तुम भी मेरे पास आकर बैठो बेटी। अब सुंदर कहाँ है? भैया रास्ते में है बाबूजी, बस पहुंचते ही होंगे। वो भी आ जाता तो ठीक रहता। तुम सबको एक जरूरी बात बतानी थी, कहीं उसके आने से पहले मेरे प्राण न निकल जाएं। ऐसा न कहिए पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। भैया भाभी बस आते ही होंगे। आएंगे, जरूर आएंगे वो, पर मेरे चले जाने के बाद, और आते ही अपना हिस्सा मांगेंगे। अच्छे से जानता हूं उन दोनों को। तुम दोनों बहुत भोले हो और वो दोनों एक नंबर के चालाक। खैर, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मैंने इस तरह बंसीलाल स्वर्ग सिधार गए और उनकी बात अधूरी ही रह गई। विष्णु और लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगे। बंसीलाल के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सुंदर और उसकी पत्नी मालती थी, जबकि विष्णु उनका छोटा बेटा था और उसकी पत्नी लक्ष्मी थी। बंसीलाल हमेशा से विष्णु के घर पर ही रहते थे। विष्णु और लक्ष्मी उनकी खूब सेवा करते थे, जबकि सुंदर और मालती को तो हमेशा से बस बंसीलाल की जमीन जायदाद से ही मतलब था। जैसा कि बंसीलाल ने कहा था, उनकी मौत के बाद सुंदर और मालती वहाँ पहुँचे। विष्णु, पिताजी चल बसे क्या? जी भैया, हम अनाथ हो गए भैया। बाबूजी नहीं रहे। अब कोई बात नहीं, हिम्मत रख भाई। अच्छा ये बता, पिताजी ने जाते हुए कुछ कहा क्या? नहीं तो मतलब, अरे वही अपनी जमीन या खेत के बारे में कुछ? नहीं भैया, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा। हाँ तो ठीक है ना, आप दो ही भाई तो हो, आधी आधी बांट लो जमीन। भाभी, अभी अभी पिताजी का देहांत हुआ है, ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। हाँ, तो मैं कौन सा बिल्कुल अभी कागज पत्तर मांग रही हूँ। सुंदर और मालती एक नंबर के लालची थे। सुंदर बहुत पहले ही पैसे कमाने के चक्कर में शहर चला गया था और शहर में रहकर उसने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था, जबकि विष्णु सिर्फ इसलिए गांव में रहा ताकि वो अपने पिता की देखभाल कर सके और खेती बाड़ी संभाल सके। इस तरह से सुंदर के मुकाबले विष्णु हमेशा से ही गरीब ही रहा। लेकिन इस बात का ना तो विष्णु को कोई अफसोस था और ना ही उसकी पत्नी लक्ष्मी को। दोनों ने मिलकर बंसीलाल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उन्हें कभी कोई कमी नहीं होने दी। जबकि अमीर होने के बावजूद सुंदर और उसकी पत्नी मालती एक नंबर के कंजूस और लालची थे। उन्होंने जीते जी तो कभी बंसीलाल की सुध नहीं ली, लेकिन अब उनके देहांत के बाद अपना हिस्सा मांगने जरूर पहुंच गए थे। विष्णु, अब तो सारे काम निपट गए हैं और मेरी छुट्टी भी खत्म होने वाली है। तो आओ, अब जरा बंटवारा कर लेते हैं। भैया, बंटवारा करना जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या विष्णु भैया, आप तो रहते हो गांव में, अपनी जमीन की देखरेख कर ही लोगे, पर हम शहर से कहाँ आते रहेंगे बार बार? इतना टाइम थोड़ी ही होता है हमारे पास। अब बंटवारा हो जाए तो हम अपने हिस्से की जमीन बेचकर निश्चिंत हो जाए और फिर चले जाए वापस। भाभी, तो क्या गांव से कोई नाता नहीं रखोगी? अब यहाँ गांव में है ही क्या लक्ष्मी? पहले पिताजी थे तो फिर भी आना जाना हो जाता था, अब क्या ही करना है यहाँ आकर? मालती और सुंदर ने जिद ठान ली थी कि बंटवारा तो होकर रहेगा, और फिर बंटवारे से ठीक एक दिन पहले। सुनो जी। हाँ बताओ।
मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि विष्णु अपनी जमीन भी हमें बेच दे तो कैसा रहेगा? पर वो अपने हिस्से की जमीन हमें क्यों बेचेगा? और हम क्या करेंगे इतनी सारी जमीन का भाई? हम क्या करेंगे मतलब? अरे सारी जमीन बेच बाच कर शहर में बढ़िया घर और चमचमाती गाड़ी लेंगे और क्या। पर ऐसा होगा कैसे भाई? मालती ने सुंदर को अपने दिमाग की सारी खुराफात बता दी। फिर अगले दिन सुंदर सुबह विष्णु से बोला, विष्णु क्या कर रहे हो? खेत जा रहा हूँ भैया, बीज बोने हैं। अच्छा, तो तुम मेरे साथ तहसील नहीं चलोगे क्या? तहसील? वहाँ क्यों जाना है भैया? अरे वो पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवानी पड़ेगी ना। ओहो, भैया आप ही देख लो ना ये सब। मुझे वैसे इन सब के बारे में क्या पता। चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। भोला भाला विष्णु सुंदर पर बहुत भरोसा करता था। आखिर दोनों सगे भाई थे। उधर मालती और सुंदर तो यही चाहते थे कि विष्णु उनके साथ ना जाए। मालती और विष्णु उस दिन तहसील के बहाने सारा दिन घूमते रहे और फिर शाम को अपने प्लान के मुताबिक वो घर में दाखिल हुए। अरे भैया भाभी आ गए आप लोग? थक गए होंगे ना, पूरा दिन लग गया आज तो। अरे पूछो मत, पूरा दिन धूप में परेशान हो गए। और हासिल क्या हुआ? ढेला ढेला ही मिलेगा ना। पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं छोड़ा? मतलब पिताजी हमारे लिए इतनी सारी जमीन छोड़ तो गए है ना? अरे ये जमीन हमारी नहीं है लक्ष्मी। पिताजी ने बैंक से लोन लिया था ना 2 लाख रुपए का, जो उन्होंने चुकाया नहीं, और बैंक ने अब जमीन पर केस लगा दिया है। तब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा। जमीन हमारी तो क्या, किसी के भी नाम नहीं हो पाएगी। पर भैया पिताजी ने तो इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अरे कैसे बताते? अगर वो बता देते कि जमीन गिरवी रखी है तो हम नाराज नहीं हो जाते? खुद तो चले गए और हमें भिखारी बना गए। कुछ भी हो भाभी, पर ऐसे तो मत बोलिए पिताजी के बारे में। अरे तुम चुप रहो लक्ष्मी। ये देख रही हो, ये बैंक का नोटिस है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर हमने 1 महीने के अंदर 4 लाख रुपए नहीं चुकाए तो वो खेत की जमीन के साथ साथ हमारे घरों पर भी कब्जा कर लेंगे। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे भैया? अब तो बस एक ही तरीका है विष्णु, 2 लाख तुम दो, 2 लाख हम देते हैं और जमीन बचा लेते हैं। भैया लेकिन इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। विष्णु और लक्ष्मी सुंदर और मालती की चाल में फंस चुके थे। वैसे एक तरीका है जिससे काम बन सकता है। हाँ, तो जल्दी बताओ ना। अगर ये दोनों अपने हिस्से की जमीन बेच दें तो काम बन सकता है। पर हम जमीन कैसे बेच सकते हैं? आप ही ने तो बताया कि जमीन पर केस है। हाँ, कोई और तो नहीं ले सकता, लेकिन हम तो ले सकते हैं। अगर तुम दोनों अपने हिस्से की जमीन हमें दे दो तो मैं अपने भैया से 2 लाख रुपए लेकर बैंक के पैसे चुका दूंगी, और फिर जब जमीन पर केस खत्म हो जाएगा तो उसे बेचकर अपने भैया के पैसे चुका दूंगी। भाभी ऐसे तो हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगी। अरे नहीं, ऐसा मत सोचो। वो नदी के पास अपना छोटा खेत है ना, ऐसा करो उसे तुम ले लो, उसी पर खेती करो। तुम मेरे भाई हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। बस एक वही ऐसा खेत है जो गिरवी नहीं है। मालती और सुंदर ने बहुत गहरी चाल चली थी। उधर विष्णु और लक्ष्मी सोच रहे थे कि उनके भैया भाभी ने उनका घर बिकने से बचा लिया है। फिर वैसा ही हुआ जैसा तय हुआ था। लक्ष्मी और विष्णु ने अपने हिस्से की जमीन मालती के नाम कर दी और खुद नदी के पास वाले खेत में खेती करने लगे। फिर कई दिन बीत गए। मालती और सुंदर सारी जमीन मिलने से खुश थे, तो विष्णु और लक्ष्मी भी अपना घर बच जाने की बात से संतुष्ट थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। एक दिन सुबह सुबह नदी के पास वाले खेत में, लक्ष्मी, लक्ष्मी जल्दी इधर आओ। क्या हुआ जी? ये देखो, खेत में जुताई करते हुए मुझे क्या मिला? जुताई में विष्णु को एक लोहे का बक्सा मिला था जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त शहर में मालती के घर की घंटी बजी। ये घर सुंदर का है? जी हाँ, आप कौन? हम लक्ष्मी सागर बैंक से आए हैं। आपके पिता बंसीलाल ने 4 लाख रुपए का लोन लिया था हमसे, और उन्होंने उसकी सिर्फ 3-4 किश्तें ही चुकाई हैं। हम गांव में आपकी खेती की सारी जमीन अपने कब्जे में ले चुके हैं और उसकी नीलामी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें तो आपको सूद समेत कुल 9 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, वो भी 3 महीनों के अंदर। सुंदर आए तो उन्हें ये बात बता देना। मालती को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ और कैसे हो गया, लेकिन सच तो यही था कि अब जाकर हुआ था असल मायने में बंटवारा। जिसने जो बोया था वही उसे मिला।